हेलो एवरीवन, दिस इज रमाश्रा कुमार फ्रॉम बीएचयू एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो कि बीएचयू में एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करने वाले हैं। और ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि जब बीएचयू को पेपर कठिन करना होता है तो वो या तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन ज़्यादा देता है या बोटनी पोर्शन यानी या प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा देता है। जैसे कि 2020 में प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आया था और 2017 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आया गया था, यानी 5-6 क्वेश्चन आ जाता है। तो स्पेशली उन स्टूडेंट इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर पेपर कठिन करता है तो वो थोड़ा सरल हो जाता है। तो इसमें आपको बताएंगे कि किन टॉपिक से मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ ई आर इज अंतःप्रद्रवी जालिका का प्रमुख कार्य है। तो जो रफ ई आर है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें जो ये रफ होता है तो उसका जो कारण है वो है राइबोसोम्स। यानी पूछ सकता है कि अगर रफ है तो उसका कारण क्या होता है, तो राइबोसोम्स उसके सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए वो रफ दिखाई देता है। वहीं पर स्मूथ की बात करें, जो स्मूथ ई आर होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन और फैट सिंथेसिस, या इसको आप लोग लिपिड सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक, तो जो स्मूथ ईआर है उसका काम हो गया लिपिड सिंथेसिस या डिटॉक्सिफिकेशन, और जो रफ ईआर है उसका काम हो गया प्रोटोसिंथेसिस। वहीं पर थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर डिजीज रेजिस्टेंस की बात कर रहा है तो अगर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करेगा कि किस क्रॉस के द्वारा हम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाते हैं, तो वो हो जाएगा बैक क्रॉस। और अगर ये पूछता है कि किस एलिमेंट से डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप किया जाता है प्लांट में, वो हो जाएगा के, यानी पोटेशियम से डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा नोट करके आप रखिएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है फोटो रेस्पायरेशन इज हाई इन। पहला है मेज, सेकंड है शुगर केन, थर्ड है सोरघम और फोर्थ नंबर में है पैडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पैडी, यानी पैडी में फोटो रेस्पायरेशन रेट हाई होता है। ठीक, और इसमें आपको याद कैसे रखेंगे, तो जो फोटो रेस्पायरेशन है वो C3 प्लांट में हाई होता है। तो ये जो 3 क्रॉप्स हैं इनमें सोरघम और शुगर केन, ये C4 प्लांट है और ये C3 प्लांट है, तो C3 प्लांट में हाई होता है। ठीक, आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है, ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा C4 प्लांट है, तो ये मेज, सोरघम, शुगर केन, बाजरा और एक अमरंथस, ये 4 क्रॉप्स हैं, 4-5 क्रॉप्स, इनको याद रखना है कि ये C4 प्लांट्स हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है ट्रांसपायरेशन इज मेजर्ड बाई लाइसीमीटर, पोटोमीटर, टेंसियोमीटर, ऑक्जेनोमीटर। तो जो ट्रांसपायरेशन है वो पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय, स्टोमेटा को नियंत्रित करने वाला तत्व है। पहला है N, सेकंड है P, थर्ड है K और डी नंबर है Ca। तो जो स्टोमेटा को रेगुलेट करता है वो है पोटेशियम। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। वहीं पर N को याद रखना है कि N से यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ पर ये काम करता है। जो P है यानी फास्फोरस है, ये रूट डेवलपमेंट पर काम करता है। और जो Ca है ये कि ये एपिकल बड बनाने में काम करता है, एपिकल बड बनाने में काम करता है। ठीक, और ये जो Ca है कि कैल्शियम है, वो सेल वॉल का भी मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। तो ये इतना इसमें नोट करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच पार्ट ऑफ रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, जड़ के किस भाग द्वारा जल और खनिज अवशोषित होता है। पहला है रूट कैप, सेकंड है रूट हेयर्स, थर्ड है एपिडर्मिस और डी नंबर है इंडोडर्मिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट हेयर्स। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जैसे अगर ये रूट होता है तो यहाँ पर जो रूट कैप होता है ऐसे करके, तो कई लोग ये सोच लगाएंगे कि सबसे नीचे ये होता है तो यहाँ से वाटर होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो रूट्स हेयर होते हैं बाजू में, वो हाथ से कि एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड मिनरल्स। फिर 6 नंबर है इन C4 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज PGA, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड। ठीक, और जो C3 प्लांट होते हैं उनमें PGA बनता है।
फिर 7 नंबर है मोस्ट डेंजरस गैस फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे हानिकारक गैस है क्लोरीन, CFC, बेंजीन और CO2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो CFC, यानी CFC सबसे हानिकारक है ओजोन क्षरण के लिए। वहीं पर CO2 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन गैस है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन गैस CO2 है। ठीक, फिर है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक एसिड है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, तो इसको आपको नोट करके रखना है और इसके आजू बाजू का आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये इसका जो एंड उत्पाद हो जाएगा वो है पायरुविक एसिड। ठीक, फिर देखिए आगे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है साइटोप्लाज्म, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट एंड फोर्थ नंबर में है न्यूक्लियस। तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ठीक, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और साइटोप्लाज्म में एनएरोबिक कंडीशन में संपन्न होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो साइटोप्लाज्म में है ये एनएरोबिक कंडीशन में संपन्न होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मतलब कि क्रिया संपन्न होती है, एक एटीएस और एक क्रेब्स साइकिल। और जो ये दोनों मतलब संपन्न होता है ये एरोबिक कंडीशन में संपन्न होता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीएस और क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है एरोबिक कंडीशन में, और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है एनएरोबिक कंडीशन में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है C3 साइकिल ऑफ कार्बन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन, कार्बन स्थिरीकरण की C3 साइकिल संपन्न होती है न्यूक्लियस में, थाइलेक्वाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में और साइटोसॉल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर आपको देखने योग्य बातें हैं, जैसे जो ये कार्बन स्थिरीकरण है या आप इसको कहिए CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन। तो जो ये CO2 फिक्सेशन है, जो ये CO2 फिक्सेशन है इसको हम लोग मतलब कि जो जैसे ये जो CO2 फिक्सेशन होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है, यानी CO2 का फिक्सेशन डार्क रिएक्शन में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कि CO2 का फिक्सेशन किस में होता है, लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में। तो CO2 का फिक्सेशन डार्क रिएक्शन में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। वहीं पर हम बात करें लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और इसमें O2 का रिलीज होता है। तो याद रखना आपको कि जो लाइट रिएक्शन है वो मतलब कि ग्रेना में होता है और उसमें O2 रिलीज होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है, उसमें CO2 फिक्स होता है। ठीक, और जो ये है एक मिनट, जो ये CO2 फिक्सेशन ये डार्क रिएक्शन है इसको ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक ना, और ये प्योरली केमिकल रिएक्शन होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर C3 साइकिल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, आगे फिर है द मेन फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इज, तो लेग हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये O2 सप्लाई करता है। ठीक, O2 सप्लाई करने का मेन काम ये करता है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक, फिर अगला काम है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ फास्फोरस मोबिलाइजर, लेकिन निम्न में से फास्फोरक घोलक कौन है। पहला है VAM, सेकंड है राइजोबियम, थर्ड है BGA और फोर्थ नंबर है क्लॉस्ट्रीडियम। यहाँ पर देखिए आप, जो VAM है इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका जो फुल फॉर्म है वो है वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। ठीक, और ये मतलब VAM, इसमें क्वेश्चन बनता है कि VAM मतलब कि किसका सिम्बायोसिस है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट का मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का ये सिम्बायोसिस है। ठीक, वहीं पर ये BGA की बात करें तो BGA से क्वेश्चन पूछता है कि BGA का प्रयोग मतलब कि पैडी में हम किसके साथ करते हैं, तो ये अजोला के साथ करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मतलब BGA का प्रयोग पैडी में किसके साथ करते हैं, तो ये अजोला के साथ करते हैं। और राइजोबियम तो एक इम्पोर्टेंट है ही, आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है कि मतलब कि
ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो राइजोबियम मेनली पल्स क्रॉप में यूज करते हैं और इसमें जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, इसका स्पीसीज कि किस क्रॉप में कौन सा स्पीसीज यूज करते हैं उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में राइजोबियम जपोनिकम यूज किया जाता है, वहीं पर बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोली यूज किया जाता है। इस तरह मतलब 4-5 है तो उसको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ से मतलब एक आध दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको एक चीज़ बता दें कि आप जितना भी यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं ये सारे चीज़ें आप पढ़ेंगे तो ये आगे भी काम देता है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये हम लोगों को भी पढ़ना पड़ रहा है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। फिर है अगला क्वेश्चन है क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है, पहला है सनफ्लावर, सेकंड है सोयाबीन, थर्ड है सोरघम और फोर्थ नंबर में है स्पाइनक। तो जो क्रेंज एनाटॉमी है ये C4 प्लांट में पाया जाता है, ठीक। और C4 प्लांट इसमें कौन है, सोरघम। तो इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर सोरघम, ठीक। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निकोटिन इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन। मतलब निकोटिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो निकोटिन का प्रोडक्शन रूट्स में होता है और लिप्स में इकट्ठा होता है। वहीं पर जैसे एक क्वेश्चन सोरघम के केस में पूछा जाता है कि एचसीएन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ये सोरघम में होता है और इसका प्रोडक्शन रूट्स में होता है और लिप्स में इकट्ठा होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है एपिकल डोमिनेंस इज द रिजल्ट ऑफ। मतलब कि एपिकल डोमिनेंस किसका रिजल्ट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑक्सिन्स, ठीक। ऑक्सिन का रिजल्ट मतलब एपिकल डोमिनेंस ये दिखाता है। वहीं पर अगर हम बात करें साइटोकाइनेंस की, तो साइटोकाइनेंस सेल डिवीजन के लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो इथाइलिन है, ये इथाइलिन है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रूट राइपनिंग के लिए मतलब उत्तरदायी वो है कौन सा, मतलब कि उत्तरदायी हार्मोन है, तो ये फ्रूट राइपनिंग के लिए इथाइलिन हो जाएगा, ठीक। और फिर ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये सेल इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल इलांगेशन के लिए। तो ये मतलब कि हार्मोन से क्वेश्चन मतलब कि कभी कभी पूछा जाता है, तो हार्मोन्स आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड। मतलब कि वाटर में जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा होलार्ड। यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है सॉइल में प्रेजेंट उसको होलार्ड बोला जाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू। मतलब कि गटेशन की क्रिया कहाँ से होता है, स्टोमेटा से, हाइडेथोड से, लीफ वेन से या गार्ड सेल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइडेथोड, ठीक। और जो ये गटेशन है वो मेनली नाइट में होता है, ठीक ना, नाइट में होता है और रूट प्रेशर के कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है, ठीक। नाइट में होता है और रूट प्रेशर के कारण होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक का मान होता है 0.7, 1.0, 1.33 और 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.0, ठीक। वहीं पर अगर हम बात करें 0.7 तो 0.7 फैट के लिए होता है और 1.33 ये होता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक। ऑर्गेनिक एसिड के लिए होता है और जो 0 होता है वो सेकुलेंट प्लांट्स या सेकुलेंट पदार्थ के लिए होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है द टर्म विटामिन वाज प्रपोज्ड बाय। यानी विटामिन शब्द किसने प्रस्तावित किया, पहला है फंक, सेकंड है फिशर और सी नंबर है वाटसन और डी नंबर है सेल्फोर्ड। तो किसने इस दिया, फंक ने दिया है। वहीं पर जो वाटसन है ये DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिए हैं, ठीक, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। फिर है 20, देखिए मेल स्टेरिलिटी से क्वेश्चन पूछता घुमा फिरा के। तो ये आपको ये याद रखना है एग्रीकल्चर में अभी जो यूजी के लिए तैयारी करते हैं कि मेल स्टेरिलिटी आता है तो आपको एक ही चीज़ लगाना है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। लेकिन जो मेल स्टेरिलिटी का मेन यूज हो रहा है वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए करते हैं, चाहे वो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हो या कोई भी प्रकार का आपको मेल स्टेरिलिटी मिलता है तो उसका प्रयोग वर्तमान में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक। फिर अगला है क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज।
कि क्रेब्स चक्र को कहा जाता है? साइट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बोथ ए एंड बी, C4 पथवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक, आपको ध्यान देना है कि जो क्रेब्स साइकिल है इसका दोनों नाम है, साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको TCA भी बोलते हैं। ठीक ना, शायद ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल वर्क्स एज कलेक्शन एंड डिस्पैच स्टेशन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स? कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पादों का संकलन एवं संवहन का कार्य करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोल्गी बॉडी। देखिए, अगर प्रोटीन प्रोडक्ट्स का संवहन एंड डिस्पैच का काम होगा तो उसका राइट आंसर होगा गोल्गी बॉडी। लेकिन अगर ऑल प्रोडक्ट्स पूछता, ऑल प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाता है ER, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज। देखिए, केल्विन चक्र को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर जो C4 साइकिल है तो उसको हैच-स्लैक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, मतलब डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो पहला है स्ट्रोमा, सेकंड है ग्रेना, और थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, और फोर्थ नंबर है गोल्गी बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्ट्रोमा में, मतलब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में मतलब CO2 फिक्स होता है। ठीक, CO2 फिक्सेशन होता है। और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ पर O2 रिलीज होता है। ठीक, यहाँ पर O2 रिलीज होता है। और इसका दूसरा नाम ब्लैकमैन रिएक्शन भी है, और ये प्योरली केमिकल रिएक्शन है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, द प्लांट इन विच वाटर यूज एफिशिएंसी इज हायर, मतलब कि वाटर यूज एफिशिएंसी किस प्लांट में हायर होता है? पहला है कैम प्लांट, सेकंड है C4 प्लांट, थर्ड है C3 प्लांट, एंड D है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैम प्लांट, यानी कि कैम प्लांट में वाटर यूज एफिशिएंसी हायर होता है। कैम प्लांट जैसे कैक्टस वगैरह है, सतावर वगैरह है, तो इसका ये है। ठीक, फिर है 26, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? पहला है R ब्राउन, सेकंड है T बवेरी, C नंबर है फोंटाना, एंड D नंबर है पैलेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा R ब्राउन, यानी कि न्यूक्लियस की खोज मतलब कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वहीं पर अगर बात करता न्यूक्लियोलस, इसका खोज फोंटाना ने किया था। ठीक, न्यूक्लियस की अगर खोज होता तो फोंटाना, और न्यूक्लियस की इसका मतलब होता है केंद्रिका, और इसका मतलब होता है केंद्रक। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द राइट ऑर्डर ऑफ माइटोटिक फेज? ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है थोड़ा सा ट्रिक से कि PMAT ऐसे याद रखिएगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि PMAT। ठीक, तो मतलब पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो PMAT आपको याद रहेगा। तो PMAT किस में आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज अबाउट, यानी कि रुधिर पट्टक का जीवन काल कितने समय का होता है? तो ये 3 से 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ C4 प्लांट, यानी कि निम्न में से कौन सा C4 प्लांट नहीं है? तो ये पूछा ही हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान, यानी पैडी C4 प्लांट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है ना, कौन C4 प्लांट है, कौन C4 प्लांट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट, यानी निम्न में से किसमें हरित लवक उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रीन प्लांट सेल्स, यानी ग्रीन प्लांट सेल्स में हरित लवक उपस्थित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज फर्स्ट फार्मुलेटेड बाय, निम्न में से कोच का सिद्धांत किसने दिया? पहला है स्लेडन एंड स्वान, सेकंड है रुडोल्फ विर्च्यू, और C नंबर है एवी ल्यूवेनहॉक,
और डी नंबर है रूथ सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्लेडन एंड स्वान। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि ये कोश का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये कब इन्होंने कोश का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने, एक मिनट, जो कोश का सिद्धांत है वो 1839 में दिया था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है द टिश्यू बियरिंग डेड सेल इज, यानी कि अजीवित कोशिकाधारी ऊतकों को क्या कहते हैं। पहला है कोलेनकाइमा, सेकंड है पैरेनकाइमा, थर्ड है जाइलम एंड डी नंबर है फेलोजेन। तो ये तीन है, इनमें कोई न कोई मतलब कि एक जीवित सेल पाया जाता है, लेकिन जो ये फेलोजेन है इसमें मतलब सभी जो सेल हैं वो अजीवित होते हैं। ठीक, और जैसे जाइलम है तो मतलब 3 अजीवित होता है और एक जीवित होता है, इसी तरह इनमें भी होता है। तो फिलोजेन में सभी जो सेल्स हैं वो मतलब कि डेड होते हैं। फिर व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि जो ये बैक्टीरियोफेज है ये वायरस होता है और बैक्टीरिया में अटैक करता है, बैक्टीरिया में अटैक करता है। तो इसमें देखिए कौन सा है, वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, मतलब कि ये वायरस है और अटैक किस में करता है, बैक्टीरिया में। तो इसको में कन्फ्यूजन हो जाता है, वायरस होता है और अटैकिंग किस में करता है, बैक्टीरिया में। ठीक, तो ये पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, एक एटमॉस्फेयर है, CO2 है, H2O है, नन ऑफ देम है। एक प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, H2O से मिलता है। आपको ध्यान देना है कि मतलब कि एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता है, H2O से मिलता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट इवॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ IA। ठीक, इज मतलब IA ये ऑक्सीजन का एक वो है। ठीक, IA के जैव संश्लेषण में सहायक तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिंक हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, में पौधों में जल और पोषक तत्व का संवहन कौन करता है। पहला है फ्लोएम, सेकंड है जाइलम, थर्ड है पैरेन्काइमा एंड फोर्थ नंबर है नन ऑफ देम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जल और मिनरल्स का जो है संवहन वो जाइलम के द्वारा करता है। तो आपको इसको ऐसे रखना है, जो फल है फल को फ्लोएम करेगा, यानी फल यानी कि जो मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस से जो फ्रूट्स बनता है तो उसको आप याद रखिए सिंपली फल। तो फल को फ्लोएम करेगा और जाइलम यानी जल, जल का संवहन ये जाइलम करेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स इज, यानी कि इस जर्मिनेटिंग सीड्स में किस प्रकार का शुगर पाया जाता है। तो ये माल्टोज पाया जाता है। ठीक, वहीं पर बात करें फ्रक्टोज की तो ये सबसे मीठी शुगर है, यानी स्वीटेस्ट शुगर है। वहीं पर ये सुक्रोज है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और जो लैक्टोज है ये मिल्क शुगर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, मिल्क शुगर है। ठीक, तो ये इस तरह आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट है विच वन इज अ मोनोसेक्राइड, यानी कि निम्न में से मोनोसेक्राइड कौन है। तो जो ये ग्लूकोज है ये मोनोसेक्राइड है, और जो ये माल्टोज एंड सुक्रोज है, ठीक, माल्टोज एंड सुक्रोज है ये डाइसेक्राइड है, और ये ग्लाइकोजन जो है ये पॉलीसेक्राइड है। तो इस प्रकार के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे प्लांट फिजियोलॉजी से। ठीक, इसमें आपको मेनली जो याद रखना है वो आपको याद रखना है जो ये C3 यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट। फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा क्वेश्चन इस समय आने लगा है, और एक C3 C4 वाला प्लांट्स पढ़ लीजिएगा, और ये जो ये मोनोसेक्राइड वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और सेल डिवीजन, सेल एंड सेल डिवीजन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। सेल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है आपको, फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ लेना है, और C3 C4 प्लांट में थोड़ा अंतर पढ़ना है और इसका एग्जाम्पल पढ़ के रखना है। तो मेनली अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, और फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा गहराई से पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अगर कोई डाउट हो और किसी प्रकार की वीडियो एग्रीकल्चर में चाहते हैं तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।